देखिए बड़ी डेरिवेशन है, इसकी स्टेप्स को कैसे ध्यान रखेंगे वो चीज सीखें आप। जैसे आपने एक बड़ी डेरिवेशन की थी लेंस मेकर सूत्र की, एक की थी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की। यहाँ प्रिज्म वाली डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेरिवेशन है। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आप इसमें 3 प्रमेय काम में लेंगे। पहली प्रमेय कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण है, सम्मुख कोण है, उनका योग 2 समकोण के तुल्य होता है, यानी 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तीसरी प्रमेय, 2 प्रमेय जान ली। तीसरी, किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो बहिष्कोण है वो 2 अंतः कोणों के योग के तुल्य होता है। इनका उपयोग करते हुए अपन I1, I2, A और डेल के मध्य संबंध निकालेंगे। पहले इतना जानते हैं, फिर उसके बाद की बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। नाम दे देता हूं मैं AQUR। AQUR से क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि ये कोण और ये कोण, यानी A का कोण A और कोण U का, दोनों का योग क्या होगा? 2 समकोण होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण U इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो मैं यहाँ पर कोण का साइन यूज नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल आएंगे जहां फिर कंफ्यूजिंग होगी। तो यहाँ अब मैं सीधा इसको कोण के रूप में ही लिख देता हूं, इस तरह से कि A प्लस U इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। बिना कोण के साइन यूज करें मैं बता रहा हूं सीधा कि A क्या है? कोण है। U क्या है? वो भी कोण है, एंगल है। और इन दोनों का योग क्या है? 2 समकोण, 180 डिग्री है। फिर देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज AQUR से, ये अपन ले लिया। फिर देखें अपन त्रिभुज, फिर है त्रिभुज आपके पास QUR से। इसके भी तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू 180, यानी 2 समकोण होगा। जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने पास आई है, इनकी विशेषताएं चेक करें आप। दोनों का दायां पक्ष बराबर है। अगर दायां पक्ष बराबर है तो इनका बायां पक्ष भी समान होगा। तो देखिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू A प्लस U। देखिए अब U से U क्या हो गया? इसमें कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वेशन आ गई है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इक्वेशन नंबर 3। एक निष्कर्ष अपने पास यहां आ गया, और यहां एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोणों का योग R1 प्लस R2 का योग प्रिज्म कोण के तुल्य होता है। यहां एक क्वेश्चन और अपने पास बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बीच में इसमें बन जाएंगे। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, एक ये आ गया। एक अब अपन बात करें बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से देखिए, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहेगी? जैसे अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये जो कोण डेल है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए इस तरह से है ये स्थिति। मैं यहां बना देता हूं इसको वापस से। यहां आप देख रहे होंगे ये इस तरह से, ये जो एंगल है, ये एंगल यहां डेल बना हुआ है। ये वाला जो एंगल है ये है I1 माइनस R1, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से दूसरा बचा हुआ एंगल ये है, और इसका मान है I2 माइनस R2।
R2, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि इस बहिष्कोण डेल का मान इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी इन दो अंत्य कोणों के, इसको छोड़ करके। तो देखें बहिष्कोण प्रमेय से अब जो समीकरण आपके पास आएगी वो समीकरण होगी डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसी समीकरण को आप इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हैं। डेल इज इक्वल टू, देखिए I1 प्लस I2, फिर ये स्टेप और ये स्टेप दोनों में माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं आप R1 प्लस R2, और ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाए 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, उससे पहले इक्वेशन नंबर 3 को देखें कि R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, प्रिज्म कोण A के। तो देखें समीकरण 3 से R1 प्लस R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर समीकरण 4 में ये मान रखते हैं तो डेल इज इक्वल टू अपने पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का मान किसके इक्वल है, A के। तो ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास, A आ गई। अब इस समीकरण नंबर जो अपने पास आ रही है इसमें आगे इसको देखो आप ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस डेल, इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए, इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समीकरण नंबर ये हो गई है 5। समीकरण 5 भी एक तथ्य को व्यक्त कर रही है, और वो तथ्य ये है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। फिर एक क्वेश्चन यह बनाया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म कोण व विचलन कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के तुल्य होता है। अब देखिए इसका एक एक्सपेरिमेंट है, और एक चीज अपन भी जानते हैं कि जो विचलन कोण है डेल, यहां आप देख रहे हैं कि यहां विचलन कोण जो डेल है, प्रिज्म कोण तो नियत है लेकिन ये डिपेंड कर रहा है आपतन कोण पर, यानी आपतन कोण के मान में अगर अपन परिवर्तन करते हैं तो विचलन कोण के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। मैंने क्या बताया कि आपतन कोण के मान में परिवर्तन करते हैं तो विचलन कोण के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचूं, जिसका कि 12th स्टैंडर्ड के क्लास में आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो और एक ग्राफ भी खींचोगे कि आपतन कोण के मान में आप वृद्धि करते जाओगे और विचलन कोण का मान उसके साथ साथ उसके संगत ज्ञात करते जाओगे, तो ग्राफ किस तरह से आता है, क्या आता है, उसे देखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर आपने जान ली है। समीकरण नंबर 1 में a प्लस यू 180 है, 2 में R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू 180 है। समीकरण नंबर 3 आपके पास आ रही है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और समीकरण नंबर 5 है A प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये दो समीकरणें और आपको ध्यान रखनी है, तो मैं इनको साइड में लिख देता हूं, काम आएगी अभी। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये है समीकरण नंबर 3, और A प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यह है समीकरण नंबर 5। अब देखिए अब अपन इसमें ग्राफ खींचते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, उसको जानते हैं। तो देखिएगा आपतन कोण वे उसके संगत आपतन कोण वे उसके संगत विचलन कोण के मध्य
ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है। देखो किस तरह का ग्राफ आता है उसको देखिएगा। यहां एक्स अक्ष पर तो अपन इसके अंदर ले लेते हैं आपतन कोण को, क्योंकि आपतन कोण के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। वाई अक्ष पर ले लेंगे आप विचलन कोण को। तो देखिए यहां लिख दें आप आपतन कोण, और इस एक्सिस पर ले लेते हैं विचलन कोण। ये ग्राफ जब प्रैक्टिकल में अपन खींचते हैं तो ये इस तरह से आता है। अब ये क्या कह रहा है वो देखिए, इस ग्राफ से क्या रिजल्ट अपने सामने आते हैं, क्या परिणाम आ रहे हैं। वो ग्राफ ये कह रहा है कि शुरू में जब अपन ने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो विचलन कोण का मान घटता चला गया, जो कम होता जा रहा है, और कम होते होते इसने एक न्यूनतम अवस्था प्राप्त कर ली, न्यूनतम विचलन कोण आ गया। फिर उसके पश्चात भी अपन ने आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो विचलन कोण का मान पुनः क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो देखें शुरू में आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण के मान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। लेकिन एक निश्चित न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात जब अपन ने आपतन कोण के मान में वृद्धि करी तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लग गया। तो देखिए यहां ये जो विचलन कोण का मान आपके पास आएगा ये हो गया है न्यूनतम विचलन कोण डेल एम। न्यूनतम विचलन कोण क्या ले लिया आपने, डेल एम। डेल तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, विचलन कोण को, एंगल ऑफ डेविएशन, और एम का मतलब मिनिमम के लिए। एक चीज और ग्राफ के अंदर अपन को नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है देखिए आप, अगर मैं इस तरह से ले रहा हूं तो देखें आप, ये आपतन कोण जैसे I1 है, यहां पर भी ये कोण क्या है, I2 है। तो आप देखें प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत की पालना होती है। अगर प्रकाश इस ओर से आपतित कराया होता तो इसका पथ होता S R Q P, लेकिन प्रकाश इस ओर से लिया है। यानी इस ग्राफ के अंदर एक चीज अपन देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर I है, ये है विचलन कोण, यानी विचलन कोण के किसी एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान संभव है। देखो यहां ये पॉइंट आ रहा है, यहां पर भी ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट ये कह रहे हैं यहां वाले और यहां वाले कि विचलन कोण का मान तो निश्चित है, वाई एक्सिस पर जो ले रहे हैं अपन, विचलन कोण का मान इतना है, जैसे मतलब जो भी डिग्री है उसके लिए दो मान संभव है, I1 और I2 के। लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, I। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति के अंदर I1 और I2 के मान क्या हैं, बराबर हैं। यानी R1 और R2 के मान भी क्या हैं, बराबर हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो देखिए पहले इन पॉइंट को नोट कर लें। आपतन कोण व उसके संगत विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि इस ग्राफ से क्या स्पष्ट है वो चीज देखिएगा, जिससे स्पष्ट है कि नंबर फर्स्ट, आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है।
आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है एवं, यहां लिख रहे हैं उसको, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर कोण का मान घटता है एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर, एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर, और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है। तो आपने क्या देखा, आपतन ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसे कि आप डेल एम से दर्शाते हैं। सेकंड रिजल्ट अपन क्या देख रहे हैं, सेकंड रिजल्ट अपन ये देख रहे हैं कि विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान होते हैं। विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान संभव है। तो देखें, विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान I1 व I2 किससे आते हैं? ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान I1 व I2 संभव होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान संभव होता है। तो देखिए, अपन ने क्या देखा कि इस अक्ष पर आपतन कोण लिया आपने, इस अक्ष पर विचलन कोण लिया और इनके मध्य एक ग्राफ खींचा और उस ग्राफ में आपने देखा कि आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण का मान घट रहा है। घटते घटते वो मान न्यूनतम हो गया। उसके पश्चात आपतन कोण का मान जब आपने और बढ़ाया तो विचलन कोण के मान में वृद्धि क्या हो गई, शुरू हो गई। तो ये न्यूनतम मान आया। फिर एक चीज क्या देखी आपने कि विचलन कोण के किसी भी मान के लिए आपतन कोण के दो मान आ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान आ रहा है। तो देखें अपन ने क्या क्या जाना, आपतन कोण व उसके संगत विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए, के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि क्या क्या स्पष्ट है। देखो, नंबर फर्स्ट, आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है। फिर देखें, इसके पश्चात
भाई ये न्यूनतम मान तो प्राप्त हो गया अपन को। इसके पश्चात I को और बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान अब क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। तो क्या देखा आपने, आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात आपतन कोण को बढ़ाने पर, यानी इसके बाद और बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। सेकंड, विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान कौन से हैं, वो I1 और I2 संभव होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान यानी I संभव होता है। अर्थात अपन यो कह सकते हैं न्यूनतम विचलन की जो स्थिति है, उस न्यूनतम विचलन की स्थिति के अंदर I1 और I2 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपन उसी कंडीशन के लिए इसको डेरिवेशन को आगे अपन करेंगे। तो देखिए, तो अपन यूं कह सकते हैं, अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, यानी कि डेल इज इक्वल टू डेल एम। तो अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में यानी डेल इज इक्वल टू डेल एम। तो I1 इज इक्वल टू I2 को क्या ले लेंगे आप, I ले लेंगे। R1 इज इक्वल टू R2 भी क्या बन जाएगा, R। बिल्कुल, यहां अगर आपके पास I और R का मान ज्ञात हो जाता है आपको, या पता चल जाता है, तो I और R पता होने का मतलब है अपन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन I अपोन में साइन R। म्यू इज इक्वल टू साइन I अपोन में साइन R, ये अपने पास स्नेल का नियम है। तो I और R का मान ज्ञात करके अपन उस स्नेल के नियम के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। इसलिए अब आपके पास समीकरण 3 और 5 का उपयोग यहां होगा। तो देखिए, इसलिए समीकरण 3 वे समीकरण 5 से, अगर समीकरण 3 से आप देखते हैं तो देखो R1 की वैल्यू क्या आएगी, समीकरण 3 में रखो आप R, R2 की वैल्यू R इज इक्वल टू A। तो इससे आपके पास R इज इक्वल टू आ गया A/2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। फिर आप समीकरण नंबर 5 में देखें, समीकरण नंबर 5 आपके पास थी A प्लस डेल की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल M। फिर थी I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू भी I और I2 की वैल्यू भी I। तो यानी कि I इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई A प्लस डेल M/2 और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 7। तो यहां आपके पास एक तो R की वैल्यू आ गई, एक आपके पास I की वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं I और R।
अगर I और R आपके पास आ गए हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं स्नेल का नियम। तो देखिएगा, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से, देखिए मैंने क्या कहा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, यानी कि प्रिज्म कहां रखा हुआ है, वायु में, यानी उसके बाहर का माध्यम वायु है। लेकिन यही प्रिज्म अगर किसी द्रव में होता तो मैं क्या कहता, प्रिज्म के पदार्थ का जो भी माध्यम है उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या उस द्रव के सापेक्ष, जैसे पानी में रखा हुआ है तो क्या कहता, प्रिज्म के पदार्थ का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन यहां मैंने केवल क्या कहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म कहां रखा हुआ है, वायु में। तो देखिए, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से क्या इक्वेशन होती है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। यह है इक्वेशन नंबर 8। ये अपने पास स्नेल के नियम से समीकरण आ रही है। अब आप समीकरण 6 से तो R का मान और समीकरण 7 से I का मान समीकरण 8 में रख दें। तो देखो, समीकरण 6 से स्मॉल r वे समीकरण 7 से स्मॉल I का मान समीकरण 8 में रखने पर, अगर समीकरण 8 में अपन ये मान रखते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन, फिर है साइन R की वैल्यू क्या है आपके पास, a बाई 2, यानी ये आपके पास म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया है इक्वेशन नंबर 9 के रूप में। ये जो समीकरण नंबर 9 आ गई है, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, इसे ही कहा जाता है प्रिज्म सूत्र, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां अपन ने देखा म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, तो यही लाइन लिख देते हैं, यही प्रिज्म सूत्र है। अगर प्रिज्म सूत्र के नाम से डेरिवेशन कराई जाए तो आपको डेरिवेशन यहीं तक करनी है। लेकिन अगर इसकी विशेष स्थिति ये कह दी जाए कि प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म बहुत पतला है, यानी कि प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन भी जानते हैं कि अगर प्रिज्म पतला होगा तो ये जानते हैं कि कोण जब बहुत छोटा होता है, कोण जब अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग क्या होता है, थीटा हो जाता है, यानी साइन का विलोपन हो जाता है। ये मत सोचना कि साइन से साइन या कैंसिल हो गया, ऐसा मत करना, क्योंकि एंगल अलग अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण क्या है, अलग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रिज्म पतला हो तो इसके आगे की स्थिति के रूप में समीकरण क्या बनेगी वो देखिए। तो इसके आगे की स्थिति को मैं यहां व्यक्त कर देता हूं, चलो इसको मिटा नहीं लेते हैं पूरे को। तो देखिएगा, यदि प्रिज्म पतला हो तो, ध्यान रहे स्पेशली पतले प्रिज्म के लिए अपन अब बात कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, यदि प्रिज्म पतला हो तो, प्रिज्म पतला होगा तो प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो जाएगा, और ये तो वैसे ही विचलन कोण न्यूनतम है, तो ऐसी स्थिति में साइन का विलोपन हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में a बाई 2।
साइन का क्या हो गया है, विलोपन, क्योंकि साइन थीटा लगभग क्या बन गया, थीटा, और थीटा से अपना यहां मतलब है a प्लस डेल एम बाई टू और a बाई टू। तो अब देखिए आगे की स्टेप इसके, म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई टू इंटू 2 अपॉन में a, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आपने कर दिया है, तो आपके पास जो वैल्यू बच गई है वो है म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई a, या इसे आप कह सकते हैं a प्लस डेल एम इज इक्वल टू म्यू a, या डेल एम इज इक्वल टू म्यू a माइनस a। फिर आगे देखिए डेल एम इज इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1 इंटू a। ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 10। देखिए अपन इसके अंदर प्रिज्म से अपवर्तन वाली डेरिवेशन कर रहे थे। प्रिज्म से अपवर्तन वाली डेरिवेशन में आपने प्रिज्म सूत्र निकाल लिया था, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपॉन में 2, फिर अपॉन में साइन a बाई 2, जिसे अपन ने प्रिज्म सूत्र कहा था। उसके बाद फिर अपन ने बातें की थी, यदि प्रिज्म पतला हो तो, या अगर प्रिज्म पतला है और प्रिज्म कोण भी न्यूनतम है, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास फॉर्मूला ये आ रहा था, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, इक्वेशन नंबर 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई थी, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, इस इक्वेशन से क्या चीज स्पष्ट हो रही है कि न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है, न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है, यानी प्रिज्म के पदार्थ की इसमें इंपॉर्टेंस है और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। तो ये और अपन लिख लेते हैं। तो देखिएगा समीकरण 10 से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान, समीकरण 10 से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ साथ प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। तो देखिएगा समीकरण 10 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान जो डेल एम आ रहा है, उसका मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ साथ प्रिज्म कोण पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ये अपने पास यहां प्रिज्म वाली डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो आपके पास प्रिज्म की डेरिवेशन जो अपन ने की है, प्रिज्म से अपवर्तन के लिए जो अपन ने डेरिवेशन की है, उस डेरिवेशन के अंतर्गत क्या क्या फॉर्मूले आए हैं पहले उनको अपन जान लें, फिर उस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो अपनी पाठ्य पुस्तक के हैं उनको अपन इसमें डिस्कस करेंगे।